हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसानों का आंदोलन लगातार 69वें दिन भी जारी है। इसी के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर आज रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर भी इंटरनेट सेवा बंद। रात 11 बजे तक यहां सेवाएं बंद रहेंगी। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की अवधि आज रात 11 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। किसानों की ओर से लगातार कृषि कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। ऐसे में अब संयुक्त किसान मोर्चा ने चक्का जाम करने का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 6 फरवरी तक देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। 6 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से देश भर के हाईवे को 12 बजे से 3 बजे तक जाम किया जाएगा। सिंघू बॉर्डर के बाद अब दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सोमवार को टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने सड़क को खोदकर गड्ढों के अंदर कीलें और सरिया लगवा दिया है ताकि 26 जनवरी की तरह दोबारा किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके। इससे पहले टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने आरसीसी की दीवार भी बनाई थी। साथ में 7 लेयर की लोहे की बैरिकेडिंग भी की गई थी। दिल्ली पुलिस ने सड़क खोदकर उसमें लंबी लंबी कीलें और सरिया लगवा दिया है। बैरिकेडिंग के पार बड़ी संख्या में रोड रोलर भी खड़े किए गए हैं। आंदोलन स्थल के उस पार टिकरी कला गांव तक पुलिस ने जगह जगह पर इसी तरह से बैरिकेडिंग की हुई है। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की 15 कंपनियां पहले से ही तैनात हैं। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं गोहाना के आहुलाना बहारा में पंचायत हुई। इस दौरान आंदोलन का समर्थन करते हुए फैसला लिया गया कि जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा तब तक आहुलाना बहारा के एक एक गांव से 5 ट्रैक्टर आंदोलन में जाएंगे। पिहोवा के किसानों ने तीनों कृषि कानून का विरोध करते हुए गांव भट्टा माजरा से गांव थाना के टोल टैक्स तक भारी संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकालकर रोष जाहिर किया। किसानों ने कहा कि 2 महीने से ज्यादा समय से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर सर्द रातों में रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर अड़ी है, जिसका पूरे देश में पुरजोर विरोध किया जा रहा है। किसान आंदोलन को अब खापों का समर्थन भी मिल रहा है। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी खाप मलिक खाप की ओर से गोहाना के कासडा गांव में खाप के दादा बलजीत मलिक के नेतृत्व में पंचायत की गई। पंचायत में फैसला लिया गया कि मलिक खाप के हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। मलिक खाप के दादा बलजीत मलिक ने सरकार से मांग की कि तुरंत प्रभाव से तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर किसानों की फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाए। कृषि कानूनों के विरोध में टाउन पार्क के पास धरने पर बैठे किसानों को बार एसोसिएशन के सदस्यों ने समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल बार एसोसिएशन के प्रधान सत्यवान ढुलट के नेतृत्व में किसानों ने कोर्ट परिसर से टाउन पार्क तक पैदल मार्च किया और तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग के समर्थन में नारेबाजी की। अपने पहले कार्यकाल से ही डिजिटल इंडिया पर जोर देने वाली मोदी सरकार ने इस बार बजट पेश करने के तरीके में भी बदलाव किया है। ये पहली बार है जब वित्त मंत्री पेपरलेस बजट पढ़ा।
एमएसपी पर कानून बनाने और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसानों को सरकार ने बजट के जरिए एक बार फिर से बड़ा संदेश दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने एमएसपी पर खरीद जारी रखने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा सरकार ने उज्ज्वला योजना में और अधिक लाभार्थियों को बढ़ाए जाने का ऐलान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तीसरे बजट से नौकरी पेशा लोगों को मायूसी हाथ लगी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि लोग कोरोना संकट की वजह से आयकर में छूट की उम्मीद लगाए हुए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने बताया इस योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान, इसे 6 सालों में खर्च किया जाएगा। ये बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगा। 70,000 गांवों के वेलनेस सेंटर्स को इसका फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को देश का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। अब इसे 2.5% तक किया गया है। इससे मोबाइल फोन और चार्जर महंगा हो जाएगा। हालांकि कॉपर, स्टील, सोना और चांदी की कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए साल 2021-22 के बजट में 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश बहुत बड़ी महामारी की चपेट से बाहर आया है। उन्होंने बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं स्वास्थ्य पर कुल 2.4 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान किया है। बजट के हिसाब से अब आपको शराब पीने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। सरकार ने अल्कोहलिक बेवरेज पर 100% एग्री इंफ्रा सेस लगाया है। बजट में सोने और चांदी के बिस्कुटों पर 2.5% का एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है। इससे ज्वेलरी महंगी होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने बजट में सोने चांदी पर उत्पाद शुल्क को तार्किक बनाने की भी बात कही है। सरकार ने बजट में चुनिंदा ऑटो पार्ट्स, कपास, कच्चे रेशम, सौर उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी की है। इससे वाहनों के साथ साथ अन्य सामान महंगे होने की संभावना है, लेकिन साथ ही स्टील पर उत्पाद शुल्क को घटाकर 7.5% कर दिया है और वाहन स्क्रैप पॉलिसी की भी घोषणा की गई है, जिसमें वाहनों की कीमत घट सकती है। सरकार ने कच्चे पाम तेल पर 17.5% एग्री इंफ्रा सेस, कच्चे सोयाबीन सेस लगाया है और सूरजमुखी तेल पर 20% का सेस लगाया है। इसी के साथ सेब पर 35%, विशेष उर्वरक पर 5% और कोयला पर 1.5% का एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है। इससे इन वस्तुओं के भी महंगे होने की संभावना है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस लगाने का ऐलान किया है। डीजल पर 4 रुपए और पेट्रोल पर 2.5 रुपए का सेस लगाया गया है। बड़े सेस का ग्राहकों पर असर नहीं दिखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई है। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया कि देश में 60 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। ये पार्क 3 साल में तैयार किए जाएंगे। वित्त मंत्री की ओर से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल बनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें 3 साल के भीतर 5 लाख करोड़ रुपए की उधारी के प्रोजेक्ट हों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बिजली क्षेत्र के लिए भी ऐलान किया गया। सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीम
लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगा। सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया गया है। बिजली क्षेत्र में पीपीपी मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में हमारा मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर को लेकर था। इस बार के बजट में कुल 37% की बढ़ोतरी हुई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो कृषि सेस लाया गया है उससे आम लोगों पर कम ही भार पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पेश हुए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने कहा ये बजट नए भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट है। बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाएगा, साथ ही युवाओं को कई मौके देने का काम करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे बजट कम ही देखने को मिलते हैं जिसकी शुरुआत में अच्छे रिस्पांस आए। पीएम मोदी बोले कि चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार ने बजट को ट्रांसपेरेंट बनाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत कोरोना काल में काफी प्रोएक्टिव रहा है। आम बजट पर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना के मुश्किल वक्त में बेहतर बजट आया है। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐलान किए गए। वहीं आम बजट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है। बजट की सराहना करते हुए ओपी धनखड़ ने केंद्र का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों को फायदा होगा, बजट से विकास को गति मिलेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे सरकार के पूंजीपति मित्रों को समर्पित बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार के बजट को खोदा पहाड़ निकली चुहिया की संज्ञा दी है। पूर्व सीएम का कहना है कि आम जन को राहत देने वाले बजट की उम्मीद थी, लेकिन यह बजट नीरस करने वाला और उम्मीदों से परे है, जिसमें आम जन को राहत नहीं मिली। केंद्र के आम बजट पर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह बजट निराशाजनक है और आम आदमी के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए है। उनका यह भी कहना है कि सरकार ने आम आदमी को बजट से निराश किया है। जो चीजें बजट में सस्ती होनी चाहिए थी वो महंगी है। अशोक अरोड़ा ने यह भी कहा कि पूरे बजट को देखने के बाद ये लगता है कि जिस तरह से हम काफी दिनों से कह रहे हैं कि सरकार को अंबानी अडानी की सरकार कहा जा रहा था, इस बजट ने ये साबित किया है। भिवानी में बजट को लेकर मिला जुला असर देखने को मिला। बजट को लेकर आम जनता में टैक्स में छूट न दिए जाने पर कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा। वहीं बजट में कृषि परिवहन की घोषणाओं को लेकर खासा उत्साह नजर आया। सिरसा के लोगों का कहना है कि इस बजट से उम्मीदें बहुत थीं, लेकिन बजट से उम्मीदें पूरी नहीं हुई। साथ ही लोगों का कहना है कि रोजगार के अवसर को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी कुछ नया नहीं है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य की तरफ खासा ध्यान दिया गया। फरीदाबाद में भी बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। स्वास्थ्य और भारत और आत्मनिर्भर भारत को लेकर लोगों ने सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तरह से स्वास्थ्य के बजट में काफी वृद्धि की गई है। कुरुक्षेत्र की जनता ने भी बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने बजट को निराशाजनक करार दिया है तो कुछ ने कहा कि बजट सही है। किसानों का कहना है कि सरकार ने उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा।
चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मान समारोह में हरियाणा राजभवन में साल 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को सम्मानित किया गया। सिरसा के खैरपुर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 11 महीने बाद सोमवार से 6वीं और 8वीं तक की कक्षाएं दोबारा से शुरू हो गई हैं। कोरोना महामारी के चलते बंद हुए स्कूलों में सोमवार से रौनक लौट आई है। सरकार की कोविड को लेकर नई गाइडलाइंस के बाद बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की गई। इसके साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं का भी प्रावधान रखा गया है। पहले दिन विश्वविद्यालय में पहुंचे छात्रों ने विधिवत पढ़ाई शुरू की। फतेहाबाद में भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुले और कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चे स्कूल में पहुंचे। हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा सभी स्कूलों को आदेश दिए गए हैं कि बच्चों से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेने के साथ के बाद ही उन्हें स्कूल में एंट्री दी जाए। वहीं सरकारी स्कूलों के गेट पर बच्चों की स्क्रीनिंग करने के बाद ही उन्हें स्कूल में एंट्री दी गई। हरियाणा शिक्षा विभाग में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन करने के आदेश दिए। अंबाला में स्कूल खुलने के पहले दिन स्कूलों में छात्रों की संख्या न के बराबर दिखी। पहले दिन छात्र भ्रम में दिखे। उसका कारण कोरोना की रिपोर्ट रहा, क्योंकि विभाग ने स्कूलों को आदेश दिए थे कि छात्र सामान्य रिपोर्ट लेकर आएंगे, लेकिन उन तक मैसेज कोरोना के टेस्ट रिपोर्ट लाने का पहुंचाया गया। रादौर के सरकारी स्कूल में बच्चों द्वारा फिट स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट लाने के बाद ही प्रवेश दिया गया। इस अवसर पर बच्चों और टीचर्स में काफी उत्साह देखा गया। हमारी टीम से बात करते हुए एक छात्रा ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा में उन्हें कई बार इंटरनेट की समस्या के साथ साथ पठन पाठन का माहौल न मिलने से उनकी शिक्षा काफी प्रभावित होती है। हर साल अरावली की वादियों में मिनी भारत की झलक पेश करने वाले इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का लुत्फ पर्यटक नहीं उठा पाएंगे। फरवरी महीने में आयोजित होने वाले सूरजकुंड क्राफ्ट मेले को कोरोना की वजह से सरकार ने स्थगित करने का फैसला किया है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस मेले में देश विदेश के कलाकार और कला का संगम होता था। एनसीआर के अलावा कई राज्यों से पर्यटक मेले को देखने के लिए पहुंचते थे। रेवाड़ी में एक नवविवाहिता दहेज के दानों की बलि चढ़ गई। दरअसल 21 वर्षीय युवती की 1.5 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही नवविवाहिता से लगातार दहेज की मांग की जा रही थी। वहीं सास और पति से परेशान आकर नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली।